वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का पुनः स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री धाम। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अध्याय 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपनी अब तक की 4 क्लासेज हो चुकी हैं। और रिसेंटली जो चौथी क्लास थी उसमें मैंने आपको कहा था कि द पेस मेकर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पेस मेकर है एक प्रकार से। और मैंने आपको यह भी कहा था कि भाई आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा उसको। और उसके आधार पर अपन पढ़ रहे थे कि कोई भी सेल अपन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसके एनोड पर क्या जमा होगा और कैथोड पर क्या जमा होगा। ये अपनी चौथी क्लास थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, लेक्चर 4 था। आज 5th में मैंने चौथे लेक्चर के अंत में कहा था कि नेक्स्ट अपनी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिया जाए तब उस स्थिति में इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पर क्या क्या जमा होने वाला है। तो आज अपन ये एग्जांपल लेंगे एक एक्टिव इलेक्ट्रोड का। अब तक जो लेक्चर 4 में अपने जो भी एग्जांपल थे वो सारे के सारे किसके थे? इनर्ट के थे। अपने इलेक्ट्रोड कैसा लिया था? इलेक्ट्रोड लिया था अक्रिय। आज अपन लेने वाले हैं इलेक्ट्रोड भी एक्टिव होगा और इलेक्ट्रोलाइट तो है ही है, वो तो जमा होने ही होना है। यानी इलेक्ट्रोड खुद भी अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो उस स्थिति में अपन देखेंगे एनोड पे क्या जमा होगा और कैथोड के ऊपर क्या जमा होने वाला है, पहली चीज। दूसरी आज अपना रहेगा, अपन पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे के नियम पढ़ने वाले हैं। बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइट्स फैराडे के बिना अधूरा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक, अपने वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बीच बीच में स्क्रॉल ना करें। शुरू से अंत तक देखोगे 100% आपकी बहुत शानदार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाने वाली है। तो लीजिए शुरू करते हैं। आज अपन लेते हैं यहां पर, सपोज किया अपन ने CuSO4, ठीक है, और इसे लिया है एक्वस मीडियम में। और अब तक अपन ने लिया था, इसका एग्जाम्पल पढ़ लिया था ना अपन ने प्लेटिनम का। शायद प्लेटिनम का इसका एग्जाम्पल नहीं पढ़ा था अपन ने। सोडियम सल्फेट के लिए मैंने आपको कहा था कि भाई सोडियम सल्फेट एक्वस मीडियम और प्लेटिनम है, इस पे आपको बताना था कि एनोड पे क्या जमा होगा, कैथोड पे क्या जमा होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है और एनोड के ऊपर जमा होता O2 और कैथोड के ऊपर जमा होता रिडक्शन होना है H2। ये था उस प्रश्न का आंसर। एनोड पे O2 जमा होगा, कैथोड पे H2 जमा होगा। Na2SO4 का कोई मतलब नहीं है। अब अपन लेते हैं ये 2 सेल से मैं आज के इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा हूं। पहला सेल मैं बना रहा हूं CuSO4 एक्वस मीडियम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अभी इनर्ट है ये। और दूसरा बना रहा हूं CuSO4 एक्वस है और यहां मैंने इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर का ही। तो यहां प्लेटिनम खुद इनर्ट है, मतलब अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में भाग नहीं लेगा। यहां कॉपर एक्टिव है तो खुद भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा CuSO4 की अपन बात करें, आपको टेबल ध्यान है, आई होप आपको टेबल ध्यान होगी। यहां लीजिए अपन ने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। अब सीधा सेल की बजाय अपन सीधा बना लेते हैं, एनोड किसका, कैथोड किसका। ये लो साहब, एनोड पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है। अब इसमें यहां देखिए एनोड पे कौन आएगा, एनायन आएगा। तो कौन कौन आया, SO4 2 नेगेटिव आया और कौन आया, और H2 आया, जल है ना। कैथोड पे कौन आया, Cu2 पॉजिटिव कैटायन आया और H2O। दो की दौड़ हुई। और इस दौड़ में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कैथोड पे वो जमा होगा जिसकी SRP का मान हाई होगा और एनोड पे वो जमा होगा जिसकी SRP का मान लो होगा। जब इन दोनों की तुलना करते हो सल्फेट और H2O की, तो इन दोनों में ऊपर कौन है, H2O। सल्फेट कहां है, नीचे। तो SRP का मान किसका कम, H2O का। तो H2O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन है। और H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है, O2। एनोड पे कौन जमा होगा, कौन सी गैस रिलीज होगी, O2। नेक्स्ट रिडक्शन में अब देखिए ये कॉपर आयन और ये H2O। अब H2O रिड्यूस होता है, मतलब रिडक्शन वाली लेनी है रिएक्शन, और वो कहां है, ऊपर है, और कॉपर कहां है, नीचे है।
तो कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। एसआरपी किसका ज्यादा हुआ, कॉपर का। तो यहां Cu2 प्लस का रिडक्शन होना है, यानी एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और कैथोड के ऊपर कौन जमा होगा, कॉपर। क्लियर हो गई बात। अब आइए आप यहां पर, अब लेते हैं अपन एक्टिव। ठीक है, किसी के नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें और रिवर्स जाएं और फिर से चलाएं, आराम से समझ में आ जाने वाला है। लेकिन ये कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 वो देखे जिसने लेक्चर 4 देख लिया हो। ठीक है, जब तक ये चल रहा है, बाद में फेराडे तो फिर वापस कॉमन आ जाएगा। अब अपन लेते हैं इस सेल की बात। CSO4 वही आपने लिखा, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड लिखा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है रिडक्शन। पहला काम कर लिया आपने, सबको ऐसा काम करना है। इसके बाद शुरू करें आगे का प्रोग्राम। एनोड पे कौन आएगा, एनायन। एनायन कौन है, SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है बात। और H2O है ही। ठीक है, अब मैंने आपको ये कहा था कि आप जब भी ये लिखो ना तो यहां इलेक्ट्रोड साथ में लिख लिया करो। तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, यहां पर भी कॉपर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कॉपर है ना, तो खुद एक्टिव है, इसका मतलब तीसरा वो रहेगा, कॉपर भी तो लिखेंगे। क्लियर हो रही है ना बात। तो SO4 2 नेगेटिव आया, H2O आया और कॉपर आया। 3 में दौड़ होगी। अब यहां शुरू है रिडक्शन में। रिडक्शन में कौन आ रहा है, कैथोड के ऊपर कौन आएगा, कॉपर। Cu2 पॉजिटिव आएगा ना कैथोड के ऊपर। और कौन आएगा, H2O है ही। और इलेक्ट्रोड किसका है, कॉपर का ही। तो ये दोनों तो एक ही बात हो गई यहां पर। क्लियर है, क्योंकि कॉपर को तो अपन ने एक ही जगह लिखा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये दोनों तो एक ही। यहां पर चलिए दौड़, यहां 3 के बीच में, यहां 3 के बीच में। इस पे कौन जमा होगा, जिसकी लो एसआरपी। कैथोड पे कौन जमा, जिसकी हाई एसआरपी। अब चलो साहब, लो एसआरपी SO4 2 नेगेटिव नीचे नीचे पड़ा है, ये तो मतलब इसकी तो हाई होगी, ये तो कैंसिल। ये दो लो साहब, H2O और कॉपर। H2O और कॉपर में H2O का क्या, ऑक्सीडेशन। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है ना SHE, जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके तुरंत नीचे कॉपर आ गया। और कॉपर के नीचे पड़ा है कौन, H2O। AgNO3, फिर H2O, फिर I, फिर Br है, Cl है, ये आ रहा ना। इसका मतलब Cu और H2O में किसका लो एसआरपी, कॉपर का। तो यहां कौन जमा होने वाला है, कॉपर। क्लियर है। अब यहां आइए, कॉपर कैथोड रिडक्शन। कॉपर दोनों की बात करें, अब इस कॉपर और इस H2O की तुलना कर लो, सीधी बात एक ही है, दोनों कॉपर एक से ही है। H2O और कॉपर में किसका एसआरपी ज्यादा है। अब ये H2O कौन सा है, रिडक्शन वाला। रिडक्शन कहां है ये रिडक्शन वाला, कॉपर के ऊपर। तो हाई एसआरपी किसका, कॉपर। मतलब यहां भी कौन जमा होने वाला है, कॉपर। Cu2 प्लस आयन रिड्यूस हो जाएगा कॉपर पर। इसका मतलब हुआ क्या, एनोड पर भी कॉपर जमा होगा, कैथोड पर भी कॉपर ही जमा होगा। क्लियर हो गई बात। तो ये था अपना एक्टिव मेटल वाला। यदि एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लें तो भी अपने को तुलना वैसे ही करनी है जिस प्रकार से अपन पहले करते आ रहे हैं। और ये वाले जो कॉपर की ये जो प्रोसेस है, ये अपने रिफाइनिंग में काम में लेता है। रिफाइनिंग में अपन क्या करते हैं, अशुद्ध का एनोड बनाते हैं, शुद्ध का कैथोड बनाते हैं। और होता क्या है, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है अपनी, रिफाइनिंग प्रोसेस ये है अपनी कि भाई ये इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर, और प्योर की बहुत पतली परत बना लेते हैं। ठीक है, और इन्हें एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब और CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। होता क्या है, अशुद्ध से कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, तो Cu2 प्लस आयन विलयन में आ जाते हैं। यहां से ये आयन कहां पहुंचते हैं, कैथोड के ऊपर, वहां जाकर के जमा हो जाते हैं। इसका मतलब यहां रिलीज कौन हो रहा है, कॉपर, या डिपोजिट कौन हो रहा है, कॉपर। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये थी अपनी प्रोसेस, इसे अपन रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर कहते हैं। ठीक है ना, कॉपर का विद्युत अपघटन करवाते हैं, जिसके तहत अपने को 100% शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। तो प्यूरिफिकेशन में अपन इसको प्रयुक्त करते हैं। तो ये वो प्रोसेस रही। चलिए लीजिए, मोस्ट वेटेड अपना टॉपिक आ रहा है, फैराडे का नियम। तो यहां देखिएगा, अब तक की कहानी ये थी कि मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से
यहां पर जहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम में आने वाली है कि एनोड पे क्या रिलीज होना है, कैथोड पे क्या रिलीज होना है, वो चीज होगी। ये बताएगा कौन? ये अपने को बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बता रही है? एनोड पे क्या जमा हो रहा है, कैथोड पे क्या जमा हो रहा है, ये बता रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन कितनी मात्रा में जमा हो रहे हैं ये बताएगा अपना फैराडे। क्या समझे? फैराडे क्या बताने जा रहा है? मात्रात्मक संबंध। मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव। और जो दूसरी थी अपनी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसने कौन सा रिलेशन बताया? क्वालिटेटिव। क्वालिटी बताया उसने, एनोड पे ये जमा होगा, कैथोड पे ये जमा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने को क्वांटिटिव रिजल्ट देती है और फैराडे भाई साहब जो है वो अपने को देते हैं क्वांटिटिव। क्लियर है? यानी मात्रात्मक संबंध बताएगा। इसका मतलब ये कि जब अपन विद्युत अपघट्टों में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो एनोड और कैथोड पे जो भी जमा होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, ये चीज बताने वाले हैं फैराडे। तो फैराडे के जो नियम हैं क्वांटिटिव हैं, ध्यान रहे, मात्रात्मक, मात्रा की चर्चा करेगा ये। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ, मैं यहां सीधा लिख रहा हूं, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य के नियम। और विद्युत अपघट्य के नियम ही जो हैं वो फैराडे के ही नियम हैं। दो नियम दिए थे फैराडे महोदय ने, बहुत ही टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड थे। 1833 और 1834 के दौरान इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। 1833 की प्रोसेस से ही 1833 में हो गया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड 1833 से ही शुरू हुआ, 1834 तक कंप्लीट हुआ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन्होंने अपने जो नियम दिए थे वो 1833 ईस्वी में प्रतिपादित किए। इनका जो पहला नियम है इसे इसी नाम से जाना जाता था, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का प्रथम नियम, इनके सम्मान में, इनके नाम से ही इस प्रथम नियम को जाना जाता है। बाकी अपन इसको यूं बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यानी फैराडे का प्रथम नियम वही इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रथम नियम है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे या सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो पहला अपन नियम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम, लीजिए साहब क्या कह रहा है ये कह रहा है साहब कि ये जो अपना सेल है, ये एनोड और कैथोड जो आपने बनाए हैं, इसमें बाहर से अपन विद्युत धारा अप्लाई करवा रहे हैं और इसमें अपना है विलयन, वही इलेक्ट्रोलाइट है, ये है इलेक्ट्रोलाइट, यानी सॉल्यूशन हो गया एक प्रकार से। तो यहां पर पहला नियम क्या कह रहा है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के ऊपर यहां से कोई नेगेटिव स्पीशीज आएगी, नेगेटिव के ऊपर यहां से कोई पॉजिटिव स्पीशीज आएगी, जो भी आएगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपन पता कर लेंगे। लेकिन कितनी मात्रा में, यहां फैराडे का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, फैराडे ये कह रहा है कि जब भी किसी विलयन में विद्युत धारा फ्लो करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, यानी विद्युत अपघट्य के विलयन में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर, एनोड और कैथोड पर, उसके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जमा हो रहा है या मुक्त होने वाले, भाई गैस है तो यहां इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, वो मुक्त होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉनों पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्लियर हो रही है बात? क्या कह रहे हैं फैराडे महोदय? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन द सॉल्यूशन, then the amount of cation and anion or released compounds must be equal to the flow of the charge in the solution। यानी कैथोड और एनोड के ऊपर जमा होने वाले कैटायन एनायन, अथवा भाई कैटायन एनायन का रिडक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाएगा,
तो जो भी पदार्थ की मात्रा या मुक्त पदार्थ जो भी है उसकी मात्रा किस पे डिपेंड करेगी, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर करती है, विद्युत धारा की मात्रा पर। यहां लीजिए, लेट्स जो जमा होने वाला पदार्थ है उसे अपन ने मान लिया W। इसे अब लेके चलते हैं अपन न्यूमेरिक फॉर्म में। ये लीजिए, अभी अपन लिख भी लेंगे इसे। तो फैराडे महोदय क्या कह रहे हैं, विलयन में इलेक्ट्रॉनों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी आवेश के मात्रा के समानुपाती होती है। क्लियर है बात, विद्युत धारा नहीं, यहां पर मात्रा की बात हो रही है, यानी क्वांटिटी। क्लियर है, विद्युत धारा एक अलग है, अलग मैटर होता है, यहां पर बात कर रहा हूं मैं मात्रा, आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। W समानुपाती Q, Q को अपन कहते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की मात्रा। यहां आपने रिलेशन पढ़ा है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, I है इलेक्ट्रिक करंट जिसे अपन विद्युत धारा कह रहे हैं, Q चार्ज है, आवेश की मात्रा होगी, T है टाइम। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। भाई आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आवेश की मात्रा है। तो फैराडे का पहला नियम क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के या आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर Q W समानुपाती हो गया Q, आवेश की मात्रा विशेष ध्यान दो, यहां पर विद्युत धारा अकेला नाम लिख देंगे तो किसके समानुपाती हो जाएगा, I के समानुपाती हो जाएगा। आवेश की मात्रा यहां जरूरी है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया I। अब मैथमेटिक फॉर्म में अपन ने पढ़ा है कि भाई जब भी समानुपाती स्थिरांक उसे हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट लगाया जाता है, एक समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं। तो यहां पर समानुपातिक स्थिरांक लगाया अपन ने W इक्वल्स टू जेड क्यू, ये लिख दिया मैंने जेड। जेड को यहां पर बोल रहे हैं केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक। क्लियर होगी बात, जेड। अब जेड की वैल्यू, मेन चीज यहां पर क्या है, फर्स्ट लॉ जो फैराडे के प्रथम नियम से जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे ज्यादा उलझाते हैं जेड के ऊपर। भाई आपको आई दिया हुआ है तो क्यू आ जाएगा, टी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है तो क्यू आराम से आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा अटकाने वाली चीज आती है यहां पर जेड में। तो जेड को अपन पूरी तरह से खोलने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जेड की कहानी खत्म करते हैं। जेड बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, यही होगा ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्यू क्या है, क्यू है चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, आवेश की मात्रा है। इसको अपन, इसका जो यूनिट है वो क्या होगी, कूलाम होगी, है ना। क्यू को अपन संकेत हो गया सी, कूलाम हो गया इसका। अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि लेट Q इक्वल टू 1 कूलाम, माना कि अपने आवेश की मात्रा कितनी कर दी, 1 कूलाम कर दी, तो यहां 1 रखें तो Z बराबर क्या हो गया, W हो गया। बिल्कुल ध्यान से समझे, दिमाग में टेंशन लेनी ही नहीं है। जो भी टेंशन है वो मुझे दे दो, कमेंट बॉक्स में जितनी भी टेंशन है सारी डाल दो। मैं हर एक आपकी टेंशन को दूर करते हुए इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको परोसने वाला हूं। तो यहां देखो क्या रहा, जेड किसे कहेंगे, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक किसे कहेंगे, उससे कहेंगे यदि किसी विलयन में 1 कूलाम अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, यानी विद्युत धारा की मात्रा कितनी कर दी मैंने, 1 कूलाम कर दी, 1 कूलाम विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित करवाएं तो उसके इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा होगा, इलेक्ट्रोड पर जो जमा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। क्लियर होगी बात। क्या कह रहा हूं मैं, अपन ये कंटेनर बना रहे हैं और इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित करवा रहे हैं उसकी मात्रा मैंने कितनी लिमिट कर दी, 1 कूलाम कर दी। 1 कूलाम करने पर इसके इलेक्ट्रोडों पर जितना पदार्थ जमा होगा उस पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगी, विद्युत ये रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक। क्लियर है, अब नहीं है कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक का साहब अपन बात करें कि भाई यूनिट क्या होगी, तो यूनिट अपन यहां से ले लेते हैं।
पदार्थ की मात्रा को ले लिया अपन ने ग्राम में, क्यू को अपन कूलाम भी लिखता है। तो पहला तो मात्रक हो गया ग्राम प्रति कूलाम, एक तो हो गया इसका मात्रक ये। दूसरा, क्यू की जगह पर मैं आईटी भी लिख सकता हूं, ये ना भाई, इसी समीकरण को W समानुपाती Q है, W बराबर Z, Q कर दिया, Q का मान मैं रखूं तो क्या होगा Z IT, ये हुआ ना W, और Z बराबर क्या हो गया W बटे IT, यही तो लिखा मैंने सेम का सेम। तो W का मात्रक ग्राम, I का मात्रक क्या हो गया, ये प्रति हो गया ना, तो इनवर्स में ले लेंगे। I का मात्रक एम्पियर, इनवर्स कर दिया, और समय का मात्रक सेकंड, इनवर्स। ये लो साहब हो गए। तो जेड के मैंने दो मात्रक आपको निकाल करके बता दिए हैं। अब मैं इसको बहुत आगे बढ़ाने वाला हूं, आप बिल्कुल तसल्ली से बैठे रहे। लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाऊं इससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा मोल्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जेड अभी क्लियर हुआ नहीं है। जेड को तो अभी अपन ने केवल सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है, और वो भी केवल शब्द शाब्दिक अर्थ समझा है इसका। अब जेड को ही मैं पूरी तरह से खोलूंगा, लेकिन उसको खोलूं उससे पहले मैं आपको मोल के बारे में थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि मोल के बिना ये क्वेश्चंस हल होंगे नहीं। मोल क्या होता है, देखो सीधा, अब तक जितने भी बच्चों के कंफ्यूजन है आज वो सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। मोल का एक अलग क्लास होगी अपनी मोल की, लेकिन अभी जितना अपने को चाहिए मोल की सारी कहानी तो खत्म करने वाला हूं मैं। क्या है मोल? मोल क्या है? जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, मात्रा, कोई भी अपन ने पदार्थ लिया है, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, कोई भी पदार्थ हो अपना, कार्बनिक हो अकार्बनिक हो, उस पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का क्या है? मात्रक है। क्लियर है? अब देखो इसकी कहानी क्या है, कैसे ये मोल क्या चक्कर है, कैसे अपने को कंफ्यूज करता है। सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं, कोई भी एटम हो या कोई भी मोलिक्यूल हो, एटम हो या मोलिक्यूल हो, उसका एटॉमिक वेट होता है। एटम का तो होगा एटॉमिक वेट, और मोलिक्यूल का होगा मोलिकुलर वेट। समझ रहे ना बात है भाई? कार्बन की बात करूं तो कार्बन तो ये हो गया, H2O की बात करूं तो H2O ये हो गया। H2O तो क्या हो गया? मोलिक्यूल हो गया, और कार्बन क्या हो गया? एटम हो गया। एटम की बात करें तो एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल की बात करें तो मोलिकुलर वेट। इनका किसी भी एटम का या मोलिक्यूल का जितना मोलिकुलर वेट होता है उतनी ही मात्रा उस पदार्थ की अपन ले लें ग्राम में। जितना उसका एटॉमिक वेट होता है या मोलिकुलर वेट होता है, उतनी ही उस पदार्थ की यानी उस परमाणु की या उस अणु की मात्रा ग्राम में ले लें तो उस मात्रा को अपन कहते हैं 1 मोल। समझ रहे हैं बात को? जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना है अभी? 12। तो कार्बन को मैंने क्या किया? उठाया और 12 ग्राम तोल दिया। कार्बन को कितना तोला मैंने? 12 ग्राम। 12 ग्राम को तुले हुए 12 ग्राम को मैं कहूंगा कि 1 मोल है ये। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? सही है ना बात है? मैं क्या कह रहा हूं, जितना उसका परमाणु भार उतना ही उसका ग्राम में भार ले लो, वह मात्रा ही क्या कहलाएगी? उसका 1 मोल कहलाएगी। क्लियर होगी बात? H2O की अपन बात करें, हाइड्रोजन कितने? 1 पर 1 तो 2 पर 2 हो गए। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 परमाणु भार, तो टोटल कितना हो गया? 18 हो गया इसका अणु भार। मोलिकुलर वेट हो गया ना 18। तो जल के 1 मोल में कितना वजन होगा? 18 ग्राम। यानी जल का क्या करोगे आप? 18 ग्राम तोल लो। जल को 18 ग्राम तोल लिया, इस 18 ग्राम को ही अपन क्या कहेंगे? 1 मोल। समझ गए? अब देखो बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बाकी इसका जो सूत्र वगैरह है वो तो मैं आपको 2 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन अभी आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या, भला क्या है। तो यहां देखो, कार्बन का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कार्बन का ले लिया। कार्बन का परमाणु भार कितना? 12 है क्या इसका एटॉमिक वेट है, और 12 ग्राम ले लिया आपने, तो 12 ग्राम में कितने मोल हो गए? 1। ठीक है। अब मैंने कहा कार्बन का 24 ग्राम लो, तो 24 ग्राम में कितना हो गया?
कितने मोल हो गए? 2। ठीक है ना भाई, जितना उसका अणु भार है ना उतने ही उसमें क्या होते हैं, उतनी ही मात्रा उसकी तोल ले तो 1 मोल हो जाता है। अभी ये 12 है, 14 होता तो 14 ग्राम लेते, 16 होता तो 16 ग्राम लेते। जैसे ऑक्सीजन की अपन बात करें, ऑक्सीजन का 16 है ना, तो इसके कितने ग्राम को 1 मोल कहेंगे? 16 ग्राम को 1 मोल कहेंगे। ठीक है, अब इस कार्बन का है 12 है, 1 मोल हो गया 24 है, 2 मोल हो गया 36 है, 3 मोल हो गया। क्लियर हो गई ना बात? चलिए पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या है, मोल का बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, 1 मोल में कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, सभी की संख्या बराबर होती है 1 मोल में। और वो कितनी होती है? 1 अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। 1 अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है, यानी Na, इसको अपन डिनोट करते हैं नंबर ऑफ अवोगाड्रो। क्लियर है? 1 मोल में अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी संख्या कितनी होती है? 1 अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। और अवोगाद्रो में कितने होते हैं? 1 अवोगाद्रो का मान कितना होता है भाई? तो ये मान भी अभी याद करवा देते हैं आपको। क्या कह रहा हूं? 1 मोल में कितने कण, अणु, परमाणु, आयन? 1 अवोगाद्रो। और 1 अवोगाद्रो में कितने कण या कितनी संख्या? 6.023। वैसे तो 2 आगे और चलता है, लेकिन 2 3 याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ही है ना उतना ही यहां लगा देना, तो आगे 10 की पावर के ऊपर वाली टेंशन नहीं रहेगी अपने। 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गया 1 अवोगाद्रो। क्लियर? यानी 1 मोल में इतने कण, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, जो भी बोलो वो इतने ही होते हैं 1 मोल में। अब कोई कह दे आधा मोल, तो आधा कर दो, दुगुना कहे तो दुगुना कर दो। क्लियर है ना बात? तो अपन देख रहे हैं यहां पर कि भाई 1 मोल में 1 अवोगाद्रो संख्या होती है, और 1 अवोगाद्रो नंबर के बराबर कण, अणु, परमाणु, आयन होते हैं। तो अवोगाद्रो नंबर जो है वो ये रहे। ठीक है, ये रहा अपना 1 मोल बराबर 1 अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या होती है इतनी। अब लीजिए, अब मैं बात करता हूं भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई 1 मोल में इतने कण हैं। ठीक है, कोई कह दे भाई 2 मोल में बताओ, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 मोल में कहे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यही है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है। अब मैं कहूं कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन? तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या रहा? 1 अवोगाड्रो। ये रहा ना। तो ये कितनी है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये रहा 1 मोल में इतने तो होंगे इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया भाई। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है 96,489 कूलम, या इसे बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है 96,500 96500 कूलम, जिसे अपन कहते हैं 1 फैराडे। समझ रहे हैं बात को? तो 96,500 कूलम कितने में क्या है ये 96,500 कूलम? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, चार्ज। क्लियर होगी ना बात? 1 मोल पर कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने, तो इन सब पर चार्ज कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 96,500। अपने को न्यूमेरिकल जितने भी सोल्व करने यही डाटा लेने हैं, अपने को याद भी यही रखना है। ठीक है, इससे ज्यादा अपने को मतलब नहीं है, मतलब इसी से है 96,500 कूलम से। लीजिए तो आप शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और जेड का कंसेप्ट क्लियर करते हैं पहले। तो अपन जेड का मान ज्ञात करना है। अब देखिए डायरेक्ट मैं सीधा चलता हूं, क्योंकि अपनी
आज लेक्चर 5 है, 6 लेक्चर तक ये चलने वाला है। कल का लेक्चर भी इसी को समर्पित रहने वाला है। लेकिन आपका जेड का कंसेप्ट एक बार मैं यहां पर बता दूं कि जेड का मान कैसे निकालेंगे, उसके बाद अपना ये मान किस प्रकार से क्यों ऐसा हो रहा है इसकी व्याख्या अपन कल करेंगे। और कल वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज जो हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी आज देखिएगा जेड को अपने को कैसे निकालना है। अपने पास जो अभी फॉर्मूला वो है W इक्वल्स टू जेड आई टी, ये फॉर्मूला ना। तो जेड का मान क्या है, जेड बराबर अपन ने लिखा है मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी लो भाई। अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार। आपने तो मोलिकुलर वेट ले लो, उसमें आ जाएगा सारा। मोलिकुलर वेट अपॉन 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर जिसे एन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मोलिकुलर वेट अपॉन 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, इसके द्वारा अपन जेड की वैल्यू निकालते हैं। एक एक चीज समझाऊंगा, निश्चिंत रहिए। मोलिकुलर वेट क्या होता है, अणुभार अपन निकाल लेते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16, परमाणु भार टोटल कितना हो गया 18। ये तो अणुभार हो गया। 96,500 भी अपने निकाला या गरम गरम 96,500 कल एक्सप्लेन करने वाला हूं इसका भाग क्यों दिया इसमें, 100% बताने वाला हूं कल की इसका भाग क्यों दिया अपन ने इसमें, आपको बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर देखो क्या होता है। वैलेंसी फैक्टर होता है किसी भी अणु पर, किसी भी आयन के ऊपर जितना चार्ज आता है, जितना आवेश आता है, वह आवेश ही उसका वैलेंसी फैक्टर अथवा एन फैक्टर कहलाता है, चार्ज आया हुआ। जैसे सोडियम आयन है Na+, तो इस पे कितना चार्ज है, +1 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजकता, सीधी सीधी बात ये है। Ca2 पॉजिटिव कितना चार्ज है 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। एल्यूमिनियम पे 3+ आ रहा है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया। Cl 1 पर -1 है, ठीक है, और Cl2 पे कितना हो गया 1 पर -1, 2 पर 1 कितना हो गया 2 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया Cl2 का 2 हो गया, Br2 का 2 हो गया। क्लियर हो रही ना बात। O2 1 ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, तो 2 पर 4 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 4। अकेला है तो वही मानना है, लेकिन गैस वगैरह के रूप में तो ध्यान रखना आप इस चीज का, अपने आप आ जाता है। क्योंकि ए धातु है, ए धातु के साथ में कोई ना कोई धातु, जैसे मैं कह रहा हूं CaCl2 आता है अपना, तो Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। इधर Cl2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। तो जितना पॉजिटिव का होता है तो नेगेटिव का होता है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं एन फैक्टर भी कह रहे हैं। तो कर लोगे ना ये मान। तो इस स्थिति में अपन ने ये कर लिया है, तो यहां पर अपना मान आ गया है। अब अपने पास वैल्यू निकाल ली अपन ने जेड की, तो W नया फॉर्मूला आ गया अपने पास, W बराबर MW अपॉन 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर, और ऊपर लिख दिया अपन ने IT। क्लियर है बात। लीजिए अब एक नया रूप देने वाला हूं मैं इसको, MW को यहां लाइए, तो W बटे MW इक्वल्स टू क्या हो गया IT अपॉन 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये W अपॉन M क्या है, ये है मोल, क्योंकि मोल का सूत्र क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। मैंने क्या कहा था, 1 मोल का मान क्या होता है, जितना उसका अणुभार है उतनी ही उसकी मात्रा ले लो, वह क्या आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। जैसे कार्बन का मान लो 12 है ना अणुभार, तो 12 ही मात्रा ले ली, तो कितना मोल आ गया 1 मोल आ गया। क्लियर हो गई ना बात। तो यहां पर ये क्या है मोल, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, क्या मिल गया अपने को मोल मिल गया। तो यहां पर मात्रा के साथ ही अब अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं। 96,500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है बात। ये आज मैंने आपको बता दिए हैं। एक फॉर्मूला अपना ये रहा, दूसरा महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये रहा, और जेड का फॉर्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। कल लेकर आ रहा हूं मैं लेक्चर 6, जिस लेक्चर 6 में अपन इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं।
और इससे संबंधित 5-4 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आपके पूरे डाटा पूरे का पूरा आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर करवा देने वाला हूं। तो मिलते हैं फिर इसी चैनल के ऊपर, आपका अपना चैनल। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने साथियों से भी उन्हें भी शेयर करें, उन्हें भी कहें कि बिल्कुल आप लाइक करें, देखें एक बार, और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।